तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन से रिलेटेड। कार्बन कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है हम जानते हैं, और पॉल्यूशन की वजह से अगर आप देख रहे हैं तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारा पड़ रहा है। आपने देखा यूरोप में काफ़ी जगह पे जहाँ पे हम देखते थे हर पूरे साल बारिश होती रहती थी, वहीं पे इस बार क्या पड़ गया? ड्रॉट, सूखा पड़ गया। काफ़ी सारी लेक्स और रिवर्स ऐसी थी जहाँ पे पानी ना की मात्रा में था। इवन चाइना में भी आपने देखा, चाइना में यंगस्टे रिवर जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बोली जाती है वहाँ पर, वो भी सूख चुकी थी। ये सारे रीज़न क्या है? ये ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है, और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन, पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। ये तो हो गई यूरोप की बात। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में आपने देखा ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पाकिस्तान अभी पानी के नीचे था। उसका रीज़न क्या था? कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ। अब इसका इफेक्ट देखिए, यूरोप में, चाइना का एग्जांपल लें इन दोनों जगह का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया। मतलब जो इतनी गर्मी हुई यहाँ पर कि पानी जो रिवर्स में, लेक्स में पानी था वो भाप बन के आसमान में था, आपके एटमॉस्फेयर में था। तो वो एटमॉस्फेयर में जो पानी था वो कहीं पे तो जाता, तो वो आ गया पाकिस्तान में। वहाँ पर बारिश के रूप में वो सारा पानी आया और इतनी ज़्यादा फ्लड हुई कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पाकिस्तान पानी के नीचे था। तो ये सारी चीज़ें कैसे लिंक्ड है, इसी के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि ब्लैक कार्बन क्या है, कैसे ये इफेक्ट कर रहा है। और एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स हमारे कैसे इफेक्ट हो रहे हैं कार्बन की वजह से। कार्बन जब हवा में होगा ना, आपका एयर में होगा, तो ये क्या करेगा? ये टेम्परेचर को ना इंक्रीज़ कर देगा, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ना तो आपके जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइस है, वो क्या हो जाएगी? मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से अगर आप देख रहे हैं जो एंटार्कटिक और आर्कटिक के एशिया ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी से पिघल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी रीजन की वजह से। ठीक, तो ये तो हो गया। अगर हम बात करें ब्लैक कार्बन क्या हो जाता है, जो हमने कंटेंट पढ़ा भी, ब्लैक कार्बन इज अ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट विद अ लाइफ टाइम ऑफ ओनली फ्यू डेज। मतलब मान लो हमने कहीं पे आग लगा दी, घर पे लकड़ी जला ली, ठंड हो रही है, तो उस बॉनफायर की वजह से जो आपका हवा में पॉल्यूटेंट निकला वो कहीं ना कहीं कार्बन होगा, तो वो शॉर्ट लिव्ड होता है, वो ब्लैक कार्बन हो गया। ठीक है, चाहे उसको पेड़ एब्जॉर्ब कर लेंगे, या बारिश के तौर पे सेटल हो जाएगा, या किसी गाड़ी पे जाके सेटल हो जाएगा, किसी के घर में धूल के रूप में सेटल हो जाएगा, बट वो शॉर्ट लिव्ड होता है एटमॉस्फेयर में। फिर कार की बात करें, कार आप चलाते हैं तो आपकी गाड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने से क्या होगा? आपका ये पॉल्यूटेंट ही तो है। क्या ये पॉल्यूटेंट ही तो है? ठीक है। फिर ब्लैक कार्बन इज फाउंड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वुड एंड अदर फ्यूल्स। और एक चीज़ और, जब हम देखते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए, हम देख रहे हैं हर जगह एनर्जी वॉर चल रही है आजकल। एनर्जी एक ऐसी चीज़ है, हम या तो, और एनर्जी को इन सेंस हम क्या बोलें? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी या तो देखो रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी, या फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी। रिन्यूएबल सोर्सेज क्या हो गए आपके? सोलर, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। और लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहाँ से आ गया? मान लो कोल से, पेट्रोलियम से। कोल हमें पता है एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है, लेकिन एक एडवांटेज कोल का क्या रह जाता है कि जब भी आप कोल को बर्न करेंगे ना, आपको मान लो आज रात को एकदम एनर्जी चाहिए, तो आप कोल को बर्न करके इंस्टेंट एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे जो आपकी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गई, जैसे सोलर हो गई या विंड हो गई, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक धूप नहीं होती, या तो आपके पास पहले से एनर्जी स्टोर हो, या फिर हवा चल रही हो, धूप आई हो। रात को आप सोलर एनर्जी यूज़ नहीं कर सकते, जब हवा नहीं चल रही होगी तब आप सोलर एनर्जी यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये डिफरेंस हो जाता है, और कहीं ना कहीं इसलिए कंट्रीज कोल को बंद नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट जब होती है तो कोल ही काम आता है। फिर अगर हम देखें इंपैक्ट क्या रहता है कार्बन का ऑन क्रायोस्फीयर। अब क्रायोस्फीयर क्या होता है? अगर क्रायोस्फीयर मैं बताऊं, क्रायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम दैट इंक्लूड्स सॉलिड प्रेसिपिटेशन, स्नो होना, आइस बनना, बर्फबारी होना। ठीक है, इससे क्या होता है, और ब्लैक कार्बन का इंपैक्ट क्या हो रहा है कि रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। जब कार्बन, जैसे मैंने अभी बताया, कार्बन अगर एटमॉस्फेयर में होगा तो ये टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। तो जब आपकी ग्लेशियर्स की हम बात कर रहे हैं, अगर वहां पर आपका कार्बन जा रहा है तो वो ग्लेशियर्स को जल्दी मेल्ट कर रहा है। एशियन ब्राउन क्लाउड, एबीसी, ये एक मैनमेड क्लाउड है ऑफ कार्बन एमिशंस, डस्ट एंड अदर पॉल्यूटेंट कॉजेज लेस सनलाइट, लेस रेन एंड इनवर्स वार्मिंग इफेक्ट, जो कॉज करता है ग्लेशियर मेल्टिंग को टू एक्सेलरेट। और हम जान ही रहे हैं कि अभी देखा जा रहा है कि काफ़ी सारा पुराना बैक्टीरिया, कई साल, हज़ारों साल पुराने बैक्टीरियाज भी, आपके वायरसेस भी, जो पहले
एकदम डॉर्मेंट फॉर्म में थे वो अभी जिंदा हो गए हैं वापस। ये क्यों? क्योंकि बर्फ़ पिघल गई और जो पार्टिकल जो आपके वायरसेस और बैक्टीरिया नीचे पहले जमे हुए थे, अब वो जब वो सरफेस पे आ रहे हैं तो ईजिली वो वापस से जिंदा हो गए हैं। और ये बहुत चौंका देने वाली खबर है। और कहीं ना कहीं जैसे हमने कोविड-19 देखा था जिससे ह्यूमंस को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक ऐसे ही ह्यूमन बॉडी क्या पता जो ये नए वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज है, क्या इनको अडॉप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसके भी बहुत ज़्यादा एक डिबेट रहेगी इस बात पे। फिर ग्लेशियर रिट्रीट, गंगोत्री ग्लेशियर रिट्रीटेड 850 मीटर्स बिटवीन 1996 एंड 1999 एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लैक कार्बन डिपॉजिट ड्यू टू सप्पल बर्निंग एंड फॉरेस्ट फायर। इंडिया में भी आपने देखा होगा पंजाब रीजन में खासकर कि जब क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, फसल बदली जाती है तो जो बचा कुचा रेजिड्यू रह जाता है ना, इसको समझिए सटल, वो सप्टल को बर्न कर देते हैं। इससे क्या होगा, दो इफेक्ट पड़ता है। आपकी जो लैंड है ये टॉप लेयर लैंड है, अगर हम इस टॉप लेयर लैंड को बार बार जलाते रहेंगे तो ये क्या बन जाएगी, ब्रिक। ब्रिक कैसे बनती है, आपकी ईंटें कैसे बनती हैं, जब मिट्टी को हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे प्रेशर पे प्रोवाइड कराते हैं तो वो मिट्टी ब्रिक बन जाती है, ईंट बन जाती है। तो ये सेम चीज़ ही तो हो रही है। और यहाँ पे अगर हम फार्मर्स इसकी ऊपर की परत को जलाते रहते हैं खोद के वापस से नीचे वाली परत ऊपर ले आते हैं, लेकिन ये पोर्शन, इतना पोर्शन आपका समझ लिए मिट्टी का ईंट बनता जा रहा है। और फिर इसी में क्रॉप ग्रो करते हैं, फिर बोलते हैं न्यूट्रिशन नहीं होता। फिर न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, पेस्टिसाइड्स, आपके फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं ताकि हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा सकें क्रॉप्स को। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो गलत है। तो इसकी जगह पे क्या करना चाहिए, इसकी जगह पे हमें ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। अब हमने देखा था दिल्ली सरकार के द्वारा ही एक केमिकल लॉन्च किया गया था कि आप उसको स्प्रे कर दो अपने एरिया में और ईजिली जो वो आपका जहाँ पे स्प्रे किया ना वो ईजिली आपका ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो जो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा, वो पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा। फिर क्या है, इंक्रीजिंग ग्लेशियल लेक्स। अब ग्लेशियल लेक्स क्या है, ये आपका एक ग्लेशियर है, ठीक है। तो इसके नीचे ही जो हम जानते हैं बर्फ है ऊपर, तो नीचे क्या है, ये एरिया पिघल के नीचे क्या होता है, आपकी लेक्स बनने लग जाती हैं। इवन ये चीज़ भी देखी गई है कि बहुत ज़्यादा अभी अंटार्कटिक में कुछ 2.5 किलोमीटर नीचे आपकी ग्लेशियर लेक्स मिली हैं। रीजन बीइंग, और ये लेक्स अभी से नहीं है, कई मिलियन ईयर्स से यहाँ पे लेक्स हैं, क्योंकि बर्फ यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। 2.5 किलोमीटर नीचे की बर्फ की परत के नीचे ग्लेशियर लेक का होना, रीजन बीइंग कि वहाँ पे जो प्रेशर है वो पानी को जमने ही नहीं देता और वहाँ पे आपकी लेक्स बन जाती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो नीचे से पानी पिघलता रहेगा, बर्फ पिघलती रहेगी और ये ग्लेशियर लेक्स बनते रहेंगे। फिर क्या होगा, लाइवलीहुड इम्पैक्ट। अब जो लोग बर्फ, जैसे अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वहाँ पे 1/3 पाकिस्तान आपका पानी के अंदर था। तो कितने लोगों के घर वहाँ पर बह गए, कितने लोगों की जो रोज़गार था वो ख़त्म हो गया, कितने लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। इससे क्या होगा, वहाँ की जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नॉट जस्ट दिस, अगर पॉल्यूटेंट आपके एयर में होगा, एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, आपकी रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी इम्पैक्ट होगी, काफ़ी सारी डिजीज़ होने का खतरा है। इवन अगर आप देखेंगे अभी टीबी के भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक टारगेट सेटअप किया गया है कि 2025 तक हम टीबी को, जो कि ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, आपकी लंग्स को इफेक्ट करती है, इसको खत्म करने की बात की गई 2025 तक। और यहीं पे यूनाइटेड नेशंस ने भी बोला कि हम 2027 तक 2030 तक हम इस टीबी को खत्म कर देंगे। तो ये यूनाइटेड नेशन का गोल है और इंडिया का गोल क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2025। अब यहीं पे देखें ब्लैक कार्बन का क्या इंपैक्ट रहता है। इससे क्या होगा, इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा, फ्लैश फ्लड्स आएंगी क्योंकि एकदम पानी पिघलने लग जाएगा, लैंडस्लाइड होने लग जाएगी, फ्लड्स आएगी तो सॉइल इरोशन ज़्यादा होगी। फिर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होगी कि जो आपकी ग्लेशियर लेक है उसमें पानी है वो एक ज़्यादा फ्लड के रूप में आएगा। फिर शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होगा उसका, रिसीडिंग ग्राउंड वाटर डाउनस्ट्रीम, मतलब जो पानी पहले धीरे धीरे आपका ग्राउंड वाटर के तौर पे स्टोर हो रहा था वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूट होने लग जाएगा और आप देखेंगे कि उसमें भी हमें कमी देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो होगी पॉल्यूशन की वजह से जो ह्यूमंस पे आपकी हेल्थ पर इफेक्ट जो पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा होगा। डिजीज़, आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने की यहाँ पे बात की जाएगी। डिसीज्ड वाटर अवेलेबिलिटी वुड एग्रीगेट वाटर शॉर्टेज। अब पानी ही पॉल्यूटेड है तो उसको या तो ट्रीट करो
लेकिन हम जानते हैं ट्रीट भी इतने बड़े स्केल पे नहीं हो रहा है, और इसी वजह से आप देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें वाटर की शॉर्टेज देखने को मिलती है। इवन अफ्रीका में तो कई जगह ऐसी हैं जहां पे अभी तक क्लीन वाटर नहीं पहुंचता है। वहां पे जहां से एनिमल्स, जहां से आपके जंगल में या फिर जहां के आपके जो एरियाज के एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होती है, जहां से वो पानी पीते हैं, लोग भी वहीं से पानी पी रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल रहता है आपकी हेल्थ पे भी, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म पे भी। आगे हमें क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होगा? पॉलिसीज इन प्लेस टू रिड्यूस ब्लैक कार्बन एमिशंस, और इसी की रीज़न की वजह से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी पुश दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करना स्टार्ट हो जाए, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं बेशक थोड़े ही अमाउंट में कार्बन कंटेंट जो आपका एटमॉस्फेयर में जा रहा है वो कम हो। इससे क्या होगा, डीजल व्हीकल को कम करा जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए, पेट्रोल को कम किया जाए। ऑलराइट, फिर जो आपकी इंडस्ट्रीज रहती हैं, इंडस्ट्रीज की पॉलिसीज ऐसी लाई जाए कि पॉल्यूटेंट जो एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जा रहा है उससे पहले ही उसको क्या कर दें, ट्रीट कर दें। उसको ऐसी टेक्नोलॉजीज की मदद से ट्रीट कर दिया जाए कि पॉल्यूशन आपका एटमॉस्फेयर में जा ही ना। ठीक, फिर न्यू इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली फीजिबल पॉलिसीज कैन हेल्प टू कंटेन ग्लेशियर मेल्ट। Regional cooperation to protect these resources will play important dividends for the health and well-being of the people in the region. Even अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जिन्होंने बताया कि आने वाले 8 साल, आने वाले 2030 तक जो हम एसी इंडिया में यूज़ कर रहे हैं ना लोग, उसके डिमांड 8 टाइम्स हो जाएगी। मतलब अभी अगर इंडिया में जितना अमाउंट का एसी हम यूज़ कर रहे हैं ताकि अपने घर को कूल रख सकें, गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी को ठंडा रख सकें, तो उसकी डिमांड 8 गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है इंडिया में, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। सोलर फ्लेयर्स का खतरा है आने वाले टाइम पे। इंडिया को बोला गया कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिलेगा टेम्परेचर राइज का, वो इंडिया में देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा वो इतना ज़्यादा राइज होगा कि इंडिया में जो सर्वाइवल लिमिट होती है किसी भी टेम्परेचर की, वो भी क्रॉस हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी सेशंस लाते रहें कुछ कुछ टॉपिक्स पर, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को, और जो ये हमारा एक स्टार्ट किया है हमने, इसको ज़रूर से फॉलो कीजिए।